अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपके लिए कानूनी तौर पर काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, हम ये मानते हैं कि कानून की मालूमात जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी नॉलेज की, कानूनी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए और आपका वो मौजूदा नॉलेज आपके काम आ जाए और आपका मसला हल हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मसला आड़े आता है कि जब मामलात आगे बढ़ते हैं और वो लोग चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को तकसीम कर दिया जाए, या कोई को शेयरर या कोई मालिक ये चाहता है कि जनाब उसका हिस्सा उसको मिल जाए, तो अक्सर वो लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर काबिज़ होते हैं, वो को शेयरर जो उसके अंदर रिहाइश पज़ीर होते हैं, उनकी ये ख्वाहिश या कोशिश होती है कि ये प्रॉपर्टी किसी तरह बिकने ना पाए या फिर उनको दूसरे को शेयरर का हिस्सा ना देना पड़े। अक्सर लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, उनके लिए ये मामला और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी आबाई जायदाद के अंदर किसी तरह से अपने हिस्से को हासिल कर सकें और उस पैसे को अपने दूसरे मामलात के अंदर इस्तेमाल कर सकें। तो नाज़रीन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या कोई नया लॉ आया है, उसकी क्या अफादियत है, उसके अंदर कौन सी ऐसी शिकें डाली गई हैं जिसके नतीजे में जो है वो ये सूट जो है तकसीम का दावा ये जल्दी हल हो सकेगा। क्या इसके अंदर जो लोग काबिज़ हैं अदालत उनको पाबंद करेगी कि वो दूसरे लोगों को उसका किराया अदा करें, या कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मींस प्रॉफिट या रहने का उसका किराया अदा करें ताकि दूसरे लोग वो कॉम्पनसेट हो सकें। क्या कोर्ट के अंदर भी एक इंटरनल ऑक्शन कर सकता है या खुले आम ऑक्शन होगी? को शेयरर उस नीलामी के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं? इन सारे सवालों को हम अपने वीलॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी मालूमात बर वक्त मिलती रहें और आप उससे इस्तिफ़ादा उठा सकें। तो आइए नाज़रीन, अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इस लॉ का नाम बताता चलूँ। इसका नाम है पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012। यानी पंजाब के अंदर जो प्रॉपर्टी हैं उनके मुतल्लिक ये प्रॉपर्टी की पार्टीशन के मुतल्लिक ये लॉ है। अब इसके अंदर टोटल जो है वो 17 सेक्शन जो है वो दिए गए हैं, यानी कि 17 दफ़ात जो है इस सेक्शन के अंदर है। बड़ा मुख्तसर लॉ बनाया गया ताकि मामलात को ज़्यादा जो है वो लंबा ना खींचा जाए और सिर्फ़ ये कि तकसीम का दावा वक्त के ऊपर जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाए और जो लोग चाहते हैं कि उनको उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए वो उनको मिल सके। अगला जो इसके अंदर पॉइंट काबिल ज़िक्र है वो ये है कि ये एक तो मैंने जैसे बताया कि पंजाब के अंदर इसका इतलाक़ होगा, पंजाब से बाहर जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इसका इतलाक़ नहीं होता। अगली जो बात है वो ये है कि इस कानून के इतलाक़ किस किस्म की प्रॉपर्टी पर होगा। ये सवाल भी नाज़रीन से पूछा जाता था कि क्या एग्रीकल्चर लैंड किसी पंजाब के अंदर किसी जगह पे वाक़या है और उसके अंदर एक से ज़्यादा को शेयरर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, तकसीम हो जाए, तो क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम हो सकेगी? तो इसका जवाब है नहीं। ये एग्रीकल्चर लैंड और उससे मुतल्लिका जो लैंड है, उनके सब सर्विएंट जो लैंड है उसके अंदर इसका इतलाक़ नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है जो दूसरी रिहाइश की प्रॉपर्टी हैं, जो अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक़ होगा। अब अगली जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि जनाब क्या जो है वो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो पॉइंट इसके अंदर अगला काबिल ज़िक्र है वो ये है कि इसके अंदर अब करना क्या है आपने, कौन जो है वो जाके जमा करवाएगा दावा, कौन कर सकता है? देखें, को शेयरर का इसके अंदर दावा करने का इस्तेकाक है। अब को शेयरर होता कौन है? आपके दादा की प्रॉपर्टी है, आपके वालिद वफ़ात पा चुके हैं, आपका हिस्सा बनता है, आपके वालिद को जो हिस्सा मिलना था वो आपको मिलना है, तो आप को शेयरर हैं। एक खातून है, वो रहती थी उस घर में, उसके वालिद की प्रॉपर्टी थी, वो ब्याह के दूसरे घर में चली गई, वो को शेयरर हैं इसके अंदर। तो इस तरह से को शेयरर डिफरेंट कैपेसिटीज़ में हो सकते हैं। अच्छा, अब अगली जो बात यह है कि जनाब इसके अंदर पार्टीज़ आपने किन किन को बनाना है। देखिए, जो भी को शेयरर हैं आप उनको पार्टी बनाएं।
अगर आपने दावा फ़ाइल करना है, आप चाहते हैं कि फ़लाँ मकान है, फ़लाँ दुकान है, फ़लाँ हवेली है, फ़लाँ जो है वो घर है, कोठी है, आप उसको तकसीम कराना चाहते हैं, उसका बंटवारा चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोर्ट से हाइड ना करें। उसके अंदर जो भी लोग जो हैं, उनके चाचा हैं, आपके ताया हैं, आपकी फूफो हैं, आपके बहन भाई हैं, आपकी वालदा हैं, उन सारों को आप बतौर पार्टी यानी उसके अंदर फ़रीक बनाएंगे, ताकि मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो काबिल पेशरफ्त हो सके। मिसाल के तौर पे लोग ये करते हैं कि एक को पार्टी बना लिया, दो को हाइड कर लिया, वो मुल्क से बाहर हैं। अब मुल्क से बाहर हैं तो ऑफ़ कोर्स उनको रिलेटिव के ज़रिए और दूसरे लोगों के ज़रिए उनको पता तो चल जाएगा ये प्रॉपर्टी जो है उसके मुतल्लिक को केस फ़ाइल हुआ है। अगर केस फ़ाइल हो गया हुआ है और उनको पार्टी नहीं बनाया गया, तो कोर्ट उसको फिर रद्द कर देगा और उनको मौका देगा कि जनाब आप इसके अंदर आके अपना मौक़िफ़ बयान करें, अपनी बात करें, आपका शेयर है, आपको इसके अंदर उसका शेयर मिलेगा। तो लिहाजा अगर आप मुद्दई की तरफ से हैं, ख़ुद पार्टीशन का सूट फ़ाइल कर रहे हैं, तो काइंडली आप सारे लोगों को उसमें मुद्दा लय के तौर पर यानी उसके अंदर फ़रीक के तौर पर शामिल करें, ताकि आपका दावा जो है वो काबिल पेशरफ्त हो सके, कानून की नज़र में वो कोर्ट में चल सके। ठीक। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह से होगी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती कि वो जब मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो उनके रिलेटिव जो उनके साथ रहते थे वो चाहते हैं कि आबाई जायदाद के अंदर किसी तरह से इनको हिस्सा ना मिले और हम उसी अंदर बैठे रहें, उस पोजेशन को जो है वो इंजॉय करते रहें। लेकिन इसके अंदर मैं आगे चल के बताता हूँ कि जो लोग पोजेशन में हैं उनको किराया भी अदा करना पड़ सकता है और कोर्ट उसका फ़ैसला भी करेगा, वो मैं सेक्शन का हवाला भी देता हूँ। तो इस एंगल से ये लॉ बड़ा अच्छा लॉ है। अच्छा, अब मैं कमिंग बैक टू माय मेन पॉइंट कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलेंगी कैसे, क्योंकि हमने बताया ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कोर्ट इस मामले को जल्द अज जल्द जो है निपटाना चाहता है और चाहता ये है कि ये मामला जल्दी केस सोल्व हो जाए। तो लिहाजा कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है सेक्शन 5, ये फरमा रहे हैं कि जो मुद्दा लय को नोटिस जाने हैं उनको 10 दिन के अंदर कोर्ट नोटिस करेगा। यानी कि अगर आपने आज केस फाइल किया है तो 10 दिन के बाद तक कोर्ट उसकी तारीख मुकर्रर करेगा, लंबी डेट नहीं देगा। ठीक। अगर मुद्दा लय उसमें नहीं आते तो वो चस्पांदगी के ज़रिए या उनके घर के बाहर जो नोटिस है उसको अवेज़ा करने के बाद कोर्ट एक अखबार इश्तिहार करेगा, और अगर फिर भी मुद्दा लय नहीं आता यानी जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करते हुए मामलात को आगे ले जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है। अब अगली बात यह है कि अगर मुद्दा लय नोटिस की तामील के नतीजे में आ जाता है कोर्ट के अंदर, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा कि उन्होंने रिटन स्टेटमेंट यानी कि जो दावा है उसका जवाब दावा जमा करवाना है, तो उसका टाइम भी मुकर्रर कर दिया गया और ये लिखा कि विद इन 30 डेज़ ऑफ हिज फर्स्ट अपीयरेंस, यानी जब मुद्दा लय कोर्ट के अंदर पेश हुआ, उसने अपना वकालतनामा पेश किया या वो सालतन पेश हुआ, तो कोर्ट उनकी अटेंडेंस मार्क करने के बाद उनको ये जो है वो आगाह करेगा कि जनाब आपने 30 दिन के अंदर अंदर जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है आपने अपना जवाब दावा फाइल करना है। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात जो है वो मीन्स प्रॉफिट पेंडिंग एडजुडिकेशन। कोर्ट जो सबसे पहला मामला करेगा जवाब दावा आने के बाद, अगर देखेगा कि इसके अंदर कोई ओनरशिप का डिस्प्यूट नहीं है, ए अगर कह रहे हैं कि वो ओनर है और बी भी मान रहा है कि ये ओनर है और मैं भी हूँ और दोनों साइडों पे ओनरशिप के मुतल्लिक कोई झगड़ा नहीं है, तो कोर्ट उसके अंदर पहली बात ये करेगा कि जनाब जो लोग पोजेशन में बैठे हुए हैं वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोर्ट के अंदर अपने हिस्से का निकाल के एक सर्टेन अमाउंट जो है वो मीन्स प्रॉफिट के तौर पर जमा कराए। मीन्स प्रॉफिट्स ये है कि जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं जगह उसका वो कॉम्पनसेशन दें, उसका वो किराया दें। आप उसको जिस मर्ज़ी नाम से गर्दान लें या जिस मर्ज़ी नाम से उसको पुकारें, वो जो लोग पोजेशन में बैठे हुए हैं उनको कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जनाब आप दूसरों का, क्योंकि वो पोजेशन में नहीं है, आप ये चाहते हैं कि मामला साल लटका रहे, तो आप काइंडली इसका रेंट जो बनता है उनके हिस्से का, जो लोग पोजेशन में बाहर हैं वो को शेयरर जो पोजेशन से बाहर हैं उनके इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं जगह, तो उसका आप मीन्स प्रॉफिट यानी उसका आप जो है वो कॉम्पनसेशन या कोई माकूल रकम वो जमा करवाएं। कोर्ट इसका ऑर्डर करेगा। अच्छा, अब अगर वो इसके अंदर नहीं करते, अगर जमा ना करवाया गया तो क्या होगा? अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और वो देखें वो मुद्दई भी हो सकता है
जो पोजेशन में हो मुद्दा लय भी हो सकती है। तो अगर मुद्दई उस ऑर्डर की तामील नहीं करता तो कोर्ट उसके दावे को सरेदर खारिज कर देगी, यानी वो दावा आगे चलेगा ही नहीं। और अगर मुद्दा ले बैठे हुए हैं तो क्या होगा, वो अगला सेक्शन बता रहे हैं 7 का जो है वो क्लॉज सब क्लॉज 3 का ए क्लॉज है आगे और बी है जो बता रहे हैं कि इन केस ही इज़ डिफेंडेंट स्ट्राइक ऑफ हिज डिफेंस एंड इन दैट इवेंट ही शिल नॉट बी इंटाइटल्ड टू लीड एनी एविडेंस, यानी उसका जो है वो राइट डिफेंस करने का, उस दावे को दिफा करने का जो राइट है मुद्दा लय का, यानी जिसके खिलाफ केस हुआ है, अगर वो ये पैसे जमा नहीं कराता तो कोर्ट उसका राइट क्लोज़ कर देगा और कहेगा कि जनाब अब आपको किसी किस्म की शहादत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पूरी प्रोसीडिंग से बाहर हैं। ठीक, अच्छा, अब अगली बात जो इसके अंदर काबिल पेशरफ्त है या काबिल ज़िक्र है वो ये है कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल और शेयर। ये सेक्शन 8 है, वो ये कहता है कि जनाब जहाँ पे टाइटल का झगड़ा आ जाए, ए ने बी के खिलाफ केस किया, बी ने कहा जनाब ए तो इसके अंदर ऑनर ही नहीं है, वो तो अपने फादर की ज़िंदगी के अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी थी वहाँ से वो हिस्सा ले चुके हैं, या फिर ये कि वो मुझे जो है वो एग्रीमेंट के ज़रिए बेच चुके हैं, या कोई भी दूसरी सूरत हाल जिसके अंदर कोई एक फरीक जो है दूसरे फरीक को मालिक या उसके अंदर हिस्सेदार नहीं समझता, तो कोर्ट पहले ये डिसाइड करेगा और उसके बाद फिर आगे मामलात को लेके चलेगा कि ये पार्टेबल है, इसकी तकसीम मुमकिन है, वो सारे मामलात बात के हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि जनाब जो भी लोग फाइल करें, जिनके खिलाफ करेंगे, उनको इस मामले में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कोर्ट को कि जो पार्टियां मेरे सामने खड़ी हैं ये वाकई इसके अंदर हिस्सेदार हैं, इस प्रॉपर्टी के अंदर उनका शेयर या फिर हिस्सा बनता है। अच्छा, अगली जो बात है वो ये है कि इसके अंदर सेक्शन 9 ने एक मैकेनिज़्म दिया है ताकि मामला जो है वो जल्द अज जल्द सेटल हो सकें, इस केस का फ़ैसला जल्दी हो सके। तो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर पार्टीशन कि कोर्ट एक रेफरी को अपॉइंट करेगा और रेफरी को कहेगा कि आप इसके अंदर 3 चीज़ों का जायज़ा लें। नंबर ये, क्या पार्टी एग्री हैं कि वो अपने ही तौर पर इस प्रॉपर्टी की जो है वो तकसीम कर ले और ख़ुद ही वो 5 कनाल पे एक प्रॉपर्टी है तो 1 कनाल कोई ले ले, 2 कनाल कोई ले ले, अपने अपने हिस्से के मुताबिक उसको 4 दीवारी करके, तो क्या पार्टी आपको कोई प्लान दे रही है, कोई एग्रीमेंट दे रही है, इस चीज़ का जायज़ा ले लें। अगर वो ये नहीं कर रही तो नंबर 2 आप ये करें कि या क्या ये प्रॉपर्टी पार्टेबल है, यानी कि तकसीम के काबिल है, ये तकसीम हो सकती है। पास प्रॉपर्टियाँ बहुत छोटी होती हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि 5 मरले की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर 10 फैमिलीज़ या 10 शेयर हैं, 10 हिस्सेदार हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि उनको तकसीम कर दिया जाए और सबको अपना अपना अलग रास्ता भी मिल जाए, उनको जो है वो उनके जो बाकी मामलात हैं, पानी का निकास है, उनकी आपस में कोई इस तरह के झगड़ा ना हो, तो क्या वो इस तरह से पार्टेबल हैं। अगर ये नहीं है चीज़ें, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा कि कोर्ट कहेगा जनाब ये प्रॉपर्टी पार्टेबल नहीं है, पार्टी इसके अंदर तकसीम भी नहीं कर रही, तो लिहाजा इसको ऑक्शन कर दिया जाए, यानी नीलाम कर दिया जाए और नीलाम करने के बाद जिनका जो जो शेयर बनता है वो ये ख़रीद लें, वो उनको दे दिया जाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो सेक्शन 10 है वो एक कॉन्सेप्ट देता है जो पहले लॉ में नहीं था, वो एक कॉन्सेप्ट देता है इंटरनल ऑक्शन का। इंटरनल ऑक्शन से मुराद ये है कि कोर्ट जो को शेयर हैं उनके दरमियान में ही एक नीलामी करेगा और उसके अंदर एक प्राइस जो है वो रिज़र्व कर देगा। रिज़र्व करके वो प्राइस ज़ाहिर है को शेयर को जमा करानी पड़ेगी जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जो हायर बिडर होगा उसको ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, मुंतकिल कर दी जाएगी। अगर ऐसा पॉसिबल ना हुआ तो उसके बाद ओपन ऑक्शन का एक कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 11 के अंदर आता है इसी कानून के अंदर, वो ये फरमाता है कि अगर को शेयर रिफ्यूज़ कर दें कि वो नहीं लेना चाहते तो फिर इसको ओपन जो है वो ऑक्शन के अंदर जो है वो पुट किया जाएगा इस प्रॉपर्टी को, और बाहर से कोई जो है वो ज़ाहिर है जो ख़रीदना चाहता है, जो लेना चाहते हैं, उनको इसके अंदर शमूलियत का जो है वो हक़ दिया जाएगा कि आप जो हायर बिडर हैं वो आप आके उसको वो अपनी बोली लगाएं और इस प्रॉपर्टी को ख़रीद लें। अब इसके अंदर जो अगली काबिल ज़िक्र चीज़ है वो ये है कि क्योंकि मैंने बताया कि ये लॉ इस नीयत से इनेक्ट किया गया है, इस नीयत से बनाया गया है
कि ये जो तकसीम के दावे हैं इनको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचा के लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि वो बाहर होते हैं, उनको तो पाकिस्तान में उस तरह से रिहाइश की ज़रूरत नहीं होती, वो चाहते हैं उनका शेयर उनको मिल जाए। तो यहाँ पे उन्होंने एक पाबंदी लगा दी कि जनाब सेक्शन 13 के अंदर सेक्शन 14 के अंदर कि 6 माह के अंदर अंदर ये कानून की रूह से जो ट्रायल कोर्ट है उसको ये मामले को निपटाना है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। 6 माह के अंदर अंदर आप इसको सेटल करें। अदरवाइज़ आप कोई कॉन्जेंट रीज़न, कोई ऐसे काबिल कबूल रीज़न जो हैं, वजूहात, वो डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दें जो ट्रायल कोर्ट हैं कि जनाब मैं इस वजह से ये नहीं कर सका, तो आप इसके अंदर टाइम एक्सटेंड मेरा कर दें। वो एक्सटेंशन ट्रायल कोर्ट को, सिविल जज को, ऑनरेबल सिविल जज को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज से मांगनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये लॉ में लिखा हो, और अगर वो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के जनाब इसके अंदर वाकई कोई माकूल वजूहात बयान की गई हैं जिसकी वजह से ये मामला अभी तक सेटल नहीं हो सका, तो वो उनका मामला एक्सटेंड कर देंगे। इसी के साथ साथ एक प्रोविज़न ये भी रखी गई कि जनाब इसके अंदर सेक्शन 16 में स्पेसिफिकली कहा गया, द हाई कोर्ट में इशू इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर पर्पज़ ऑफ दैट, कि मिसाल के तौर पे उनके कहने के बावजूद, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कहने के बावजूद मामले का सलूशन नहीं हुआ, कोई उनका ऑर्डर नहीं हुआ, इसके अंदर डिक्री पास नहीं हुई, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, फिर पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, वो हाई कोर्ट से जाके भी डायरेक्शन सीक कर सकती हैं। और एक जो है वो इसके अंदर कोर्ट ने ऑप्शन छोड़ी है, वो लॉ ने ऑप्शन छोड़ी है, वो ये है कि जनाब प्राइवेट सेटलमेंट, पार्टी किसी भी स्टेज के ऊपर मामलात को प्राइवेटली सेटल कर सकती हैं। वो चाहती हैं कि अगर उनका मामला जो है वो निमट जाए और वो ख़ुद बैठकर मामले को तकसीम कर सकती हैं, प्रॉपर्टी को तकसीम कर सकती हैं, या एक दूसरे के शेयर ख़रीद बेच सकती हैं, तो वो इसके अंदर आपको ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, आखिरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो यही कि इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जब कोर्ट फाइनल डिग्री पास करेगा तो उसके अंदर कोर्ट ये चीज़ का अहाता भी करेगा कि जनाब इसके अंदर जो लोग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस बैठे रहे, जिन्होंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, और दूसरा को शेयरर जो प्रॉपर्टी से बाहर रहा और जिसने उस प्रॉपर्टी को इंजॉय नहीं किया गया, उसको कॉम्पनसेट किया जाए और मींस प्रॉफिट उसको दिलवाए जाएँ, सेटल किए जाए मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अब मामला क्लोज़ होने जा रहा है। तो जनाब ये मेरा वीलॉग था, इसी के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आपको जो ये एक्ट है हमारा पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012, जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की तकसीम के हदोहाल और उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन का जिक्र किया गया था, मैं आपको बता सकूं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी मौजू के साथ जो मालूमात से भरपूर होगा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।